वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे थे, तो उसी में आज हम अपना लास्ट पेपर देखने वाले हैं, यूपी टेट साइंस 2019 का पेपर सॉल्यूशन। और इसी के साथ हमारे जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने सारे पेपर सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब ये 2019 का पेपर सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से सिमिलर करते हुए 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपी टेट के साइंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो इसके बाद हम शुरू करेंगे वो यूपी टेट की टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है वो हम धीरे धीरे करके शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही सी टेट का नोटिफिकेशन फिर से आता है तो यूपी टेट की तैयारी को पॉज कर दिया जाएगा और सी टेट की तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी सी टेट का बहुत सारा कंटेंट चैनल पर ऑलरेडी है। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बहुत अच्छे से 25 के करीब प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। सी टेट के टॉपिक वाइज सीरीज़ हमने बहुत अच्छे से करी है। पेडागॉजी हमने बहुत अच्छे से करी है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से आपके चैनल में प्लेलिस्ट के थ्रू मैंने सब कुछ दे रखा है। बाकी नोटिफिकेशन आते ही सारा रिविज़न मैं आपको करा दूँगी, उसके लिए आप परेशान ना हो, वो मैं सब कराऊँगी पेपर से पहले, ताकि सी टेट में जो आपका हमारा टारगेट है कि 27+ हमें लेकर आने हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो सारा रिवीजन कराना जो है वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इतना हम यूपी टेट की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं ये पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का, विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, इसको बताना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको समझ में आ जाए कैल्सिनेशन क्या होता है। देखिए, कैल्सिनेशन में जो ओर होता है, जो अयस्क होता है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकाला जाता है। उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाता है और वहाँ पर एयर नहीं होती। इन अब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं होगी, कहने का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें से मॉइस्चर, जो ऑक्साइड हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालना है, मॉइस्चर को बाहर निकालना है। वो भी किसकी अब्सेंस में? एयर की अब्सेंस में उसको हीट करा जाता है। तो वही आपका क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। अब देखिए, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो ये तीनों रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगी? आपकी बी सी डी क्या हो जाएंगी? बाहर, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। और मैंने बताया क्या होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर की अब्सेंस मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एयर में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MgCO3, जो हमें देगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड को उसने बाहर कर दिया एक्सट्रैक्ट करके, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसमें रिलीज होती है, निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कलरलेस गैस टर्न लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, ये हमें बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद करना होगा। तो लेड एसीटेट को काला कौन कर देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, H2S, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमें कुछ यौगिक दिए हैं और उन पर विचार करते हुए हमें बताना है, अमंग दीज कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल्स और इनमें हमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं उनके बारे में बताना है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इनके ऊपर प्लस चार्ज होगा और ये तैयार रहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन के स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिल्स। और वो यहाँ पर होंगे BF3, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, और PCl5b होता है, और कभी कभी ये न्यूक्लियोफिल्स भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिल्स भी होता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पर हमारे होंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा नाभिक स्नेहिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होगा? और अभी के लिए आपको आंसर ही याद रखना होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ है। इसको समझेंगे जब हम केमिस्ट्री करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सरणी में एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त क्या होता है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। जी हाँ, बिल्कुल कमी आती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एटम जो है उसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, वो घट जाती है। ये आपको याद रखना होगा। क्यों घट जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस और बैलेंस सेल जो है इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच का जो स्पेस है, जो गैप है वो बढ़ जाता है, और उस गैप के बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि आती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए बी सी। इसका मतलब तीसरी बात भी सही है, द वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। तो जी हाँ, ये भी डिक्रीज होती है, तो ए बी सी तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पराश्रव्य, क्योंकि ये साउंड की तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पराश्रव्य जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, पृथ्वी है और ये पृथ्वी के पोल्स होते हैं, और पोल्स में इस तरह से खिंच के ये हमारा इक्वेटर हो जाता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक पोल की बात करूँ, तो क्योंकि पृथ्वी अक्ष पर झुकी होती है, तो मैग्नेटिक पोल कुछ इस तरह से होते हैं, तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है किस पर? मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ पर, तो वो भी आपका क्या होगा? 0 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डेसिबल इज, डेसिबल क्या है? और ये सबको पता होगा, ध्वनि स्तर का एक माप होता है, अ मेजर ऑफ साउंड लेवल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि स्तर का एक माप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ का जो धारा नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? तो वो आपके आवेश, चार्ज के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है, जो करंट आप स्टार्टिंग में दे रहे हैं किसी जंक्शन पर आकर, जैसे स्टेशन होता है ना, वहाँ पर जंक्शन होता है, तो वहाँ पर सारे करंट आते हैं, फिर वहीं से ट्रेनें, जंक्शन पे क्या होता है, सारी ट्रेनें आती हैं फिर जाती हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जंक्शन होता है, जहाँ पर करंट आएगा, सारे करंट आएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है, जो करंट आता है और जो करंट जाता है वो क्या होता है? वो बराबर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो करंट आपका जंक्शन पर आ रहा है और जो जंक्शन से जा रहा है वो क्या होगा? वो बराबर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात करता है किसकी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, आवेश की। ऐसे ही आपका किरचॉफ का ये कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। ऐसे ही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ भी होता है, जो वोल्टेज लॉ होता है। याद रखेंगे कौन सा लॉ होता है? वोल्टेज लॉ होता है। और वो किसकी कंजर्वेशन की बात करता है? वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। किरचॉफ का करंट लॉ करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और वो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन यूपीटेट साइंस में तीसरी बार आ रहा है, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन रिलेशन अभी भी वही रहेगी और वहीं से हम इसको निकालेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज e, द मोमेंटम विल बी। m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, तो हमें इसका संवेग बताना है। यहाँ पर हमें जो रिलेशन बनानी है वो संवेग और आपकी जो गतिज ऊर्जा है उसके बीच में बतानी है। देखिए, संवेग जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू जो हमारा वेग होगा, तो P इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो हम E को लेंगे, जो हमारी एनर्जी इन्होंने बताई है वो क्या है? वो E है, हाफ m
v²। ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, इसमें m से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिसके बाद क्या हो जाएगा ये हाफ m² b² अपॉन m। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बाद में, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ हाफ mv, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। जो m के ऊपर स्क्वायर अलग था, v के ऊपर स्क्वायर अलग था, वो अब मैंने पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और नीचे मेरा m रहा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पर संवेग को, मोमेंटम को भी फिट कराना है। तो अब मैं इस mv की जगह क्या लिख सकती हूँ, p लिख सकती हूँ, मोमेंटम लिख सकती हूँ। तो अब ये e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ mv की जगह मैंने p कर दिया, p² अपॉन m। और ये हमसे पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना होगा, ये हमसे इस p की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 2m को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2me। और यहाँ पर क्या बचेगा, p²। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2me। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, √2me। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन पूछा था, वो वाला रिलेशन पूछा था, हाफ p² अपॉन m वाला रिलेशन पूछा था। इस बार मोमेंटम का रिलेशन पूछा है, तो देख रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द एक्वेटिक ब्रायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है, ये हमें बताना है। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो आपके फ्लोवरलेस प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर आपको याद ही रखना होगा, क्या होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस। जो रिक्सिया फ्लूटेंस है यही आपका एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, ये हमें बताना है। पैरासाइट वो होते हैं जो पूरी तरह से अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं, जैसे हमारे सिर वगैरह में जू हो जाती हैं, लाइस हो जाती हैं, खटमल वगैरह हो गए, वो क्या होते हैं, वो परजीवी हैं, वो पैरासाइट हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। उनके अंदर से पोषक तत्व लेते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होगा, जो टोटल तना आधारित पैरासाइट है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो वो आपकी बेल होती है, कौन सी बेल, कॉस्कुटा अमर बेल। और ये पेड़ के ऊपर पूरी, उसका जो स्टेम है, उसका जो तना है, पेड़ पर पूरा छाया रहता है और वहाँ से ये अपना पोषक लेता है। तो ये आपकी टोटल स्टेम पैरासाइट है, कॉस्कुटा अमर बेल। देखिए बाकी जो रेफ्लिशिया है ये एक फ्लावर है और ये आपका टोटल रूट पैरासाइट है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे टोटल रूट पैरासाइट है। कैसा है, टोटल रूट, इसकी जो रूट होती हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, यहाँ पर इसकी स्टेम डिपेंडेंट होती हैं। ऐसे जो आपका विस्कम है ना, ये क्या होता है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये आपका कैसा, ये पार्शियल अर्ध स्टेम पैरासाइट है। तो ए भी याद रखना है, रेफ्लिशिया के बारे में भी याद रखिएगा। और कॉस्कुटा तो आपका हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फ्लोइंग इवेंट इन प्लांट। हमें प्लांट में जो इवेंट है उनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो हमारा जल होता है उसका परिवहन कौन करता है, कौन सा ऊतक करता है, कौन सा टिश्यू करता है प्लांट का, वो हमारा जाइलम करता है। तो सी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। और ऐसा हमारा एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है कि सी का क्या है, फर्स्ट है। और ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, जो मिनरल पोषक तत्व हैं उनका, जो खाने के तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो हमारा फ्लोएम करता है। कौन सा ऊतक, फ्लोएम ऊतक करता है। तो डी का आपका सेकंड होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी रूट हेयर के थ्रू भी होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका एपिब्लेमा, ये भी अपर लेयर ऑफ रूट ही होती है, इसके थ्रू भी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंडेमिक स्पीसीज आर। स्थानिक जातियाँ क्या हैं, ये हमें बताना है। और ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं स्पीसीज से। तो एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाएंगे, वही क्या होते हैं, आपके एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। जैसे हम भारत में बोलें तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपका असम के काजीरंगा में पाया जाता है। तो वो आपकी एंडेमिक स्पीशीज़ है। क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वही आपके एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। याद रखिए क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी एंड थैलेमस, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पाशन। हिंदी में याद रखना बहुत आसान है, पहले वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र, फिर अंडाशय और फिर पुष्पाशन, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी एंड थैलेमस। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। यही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, किसमें, फ्लावर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ओर कॉपर पायराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। अयस्क कॉपर पायराइट का जो सांद्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कौन सी विधि होती है। तो वो आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फैन उत्प्लावन विधि के माध्यम से ही कॉपर पायराइट को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो झाग विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। झाग विधि के माध्यम से क्या होता है, झागों के माध्यम से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर निकाली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ कार्बन इन 2 मिथाइल प्रोपेन इज। 2 मिथाइल प्रोपेन में हमें कार्बन की संख्या बतानी है चेन की फॉर्म में। तो वो हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेन को हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, और वैसे तो इसको C4H10 बोलेंगे, लेकिन जब मैं इसको आइसोब्यूटेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, ब्रांच की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, तो ये कैसे आता है, CH3। इस तरह से इसकी ब्रांच बन जाती है CH3, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ पर जो कार्बन होंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन इस तरह की फॉर्म में ही पूछ रहा है, वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा किसकी है, ये हमें बतानी है। एक बात आपको याद रखनी है, जो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होती है, कैटिनेशन की क्षमता होती है, वो किसके अंदर होती है, वो कार्बन के अंदर ही होती है। कैटिनेशन क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है, जब एक एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ, जैसे कार्बन कार्बन के एटम के साथ ही क्या करता है, बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड बनाता चला जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देता है। जैसे डायमंड, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग करी हुई होती है। तो वही आपका कैटिनेशन है, और ये कैटिनेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये कार्बन में होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन। देखिए, जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये आपका ग्रुप 14 में होता है, पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, आवर्त सारणी की। तो उसमें कार्बन हो गया, कार्बन के बाद उसमें आता है सिलिकॉन। तो जो नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं वो कैटिनेशन करेंगे, क्योंकि कार्बन कैटिनेशन शो कर रहा है। तो इसके बाद जो बॉन्ड एनर्जी कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन होगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर SI हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाता है जर्मेनियम, और उसके बाद इसमें आता है क्या कहते हैं आपका टिन, टिन आता है, SN टिन आता है, और फिर आपका PB हो जाता है, लेड हो जाता है। तो इस तरह से ग्रुप 14 में एलिमेंट होते हैं, और कैटिनेशन इस तरह से होता है। तो कार्बन के बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, NX मोल ऑफ सब्सटेंस X वॉज डिजोल्व इन NY मोल ऑफ सब्सटेंस Y। पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला जाता है। तो हमें बताना है कौन से रिलेशन यहाँ पर सही हैं। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ये सारे रिलेशन यहाँ पर सही हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 9th में, तब हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, A, B एंड C। जो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन सब्सटेंस X और Y हैं वो बराबर 1 ही रहेंगे। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर X निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ X डिवाइडेड बाय जितने मोल होंगे उस सॉल्यूशन में। जी हाँ, बिल्कुल सही। मोल फ्रैक्शन ऑफ Y जो है, या फिर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकालना है, वो इसी तरह से निकाला जाता है। तो सारी बातें यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स एक्ट एज हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो वो आपका विटामिन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, सन की प्रेजेंस में ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और यही हमारा हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
According to five kingdom system of classification, bacteria and blue algae are included in। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरी शैवाल को सम्मिलित किया जाता है किसमें। देखिए जो नील हरी शैवाल होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, तो सीधी सी बात है किस ग्रुप में आ जाएंगे, ये प्लांट पादप में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, पादप में, प्लांट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है, ये हमें बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा ब्लड हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ये एक ऊतक की तरह कार्य करता है। जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो आपके ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ब्लड, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट द पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम बताना है और ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है XY की फॉर्म में दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ़ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी लेंथ बाद में क्या हो जाएगी ये हमें बताना है। यदि x1 लंबाई के वस्तु का एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो वो कैसा होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में ये आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण में हमने पहले बहुत पढ़ा है सीटेट में, जो इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो छोटा बनता है। तो सीधी सी बात है, जो उसकी लेंथ होगी वो कम होगी x2 की। तो यहाँ पर जो x1 है वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, x2 से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द SI यूनिट ऑफ हीट इज। ऊष्मा का SI यूनिट क्या है, और ये हमने पहले भी करा है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से। तो वो आंसर हो जाएगा आपका जूल। जूल जो है वो ऊष्मा का SI मात्रक होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, और जूल किस और का भी मात्रक होता है ये भी मैंने सब पहले बताया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जूल किसका और मात्रक है, और साथ में 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हिप्पोकैम्पस इज अ। हिप्पोकैम्पस क्या है ये हमें बताना है और ये आपको याद ही रखना होगा। ये मत्स्य है, एक मछली होती है, फिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मीन या फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो माध्यम में दोनों प्रकार की तरंगें हो सकती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल तरंगें होती हैं उनमें जो कंपन होता है कणों का, और जो साउंड वेव की ध्वनि तरंग की दिशा होती है वो एक ही समान होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें जो कणों का कंपन है और जो ध्वनि की दिशा होगी वो एक ही होगी, साउंड वेव की दिशा। तो वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। लेकिन अनुप्रस्थ में कुछ इस तरह की तरंगे होती हैं जहाँ पर कंपन जो होता है और जो ध्वनि का वेव है, ध्वनि तरंगे हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं, वो अभिलंब होती हैं। जैसे आप रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मीडियम में कैसी होगी साउंड वेव, वो दोनों तरह की हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। देखिए फिर से यूपी टेट में कंफ्यूज करा, बहुत बच्चे देखते क्या कर देंगे 10 टू दी पावर -10, वो मीटर में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। लेकिन यहाँ किस में पूछा है, माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 टू दी पावर -4 माइक्रोन। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में आपके 10 टू दी पावर 6 माइक्रोन होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। तो वो 6 पावर कट जाएंगी तो कितना बचेगा आपका, 10 टू दी पावर -4 माइक्रोन बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यूनिट को बहुत ध्यान रखिए कि उसने पूछा किस में है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में पूछता तब आंसर -10 टू दी पावर -10 मीटर होता, लेकिन उसने माइक्रोन में पूछा है तो वो हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 0.1 नैनोमीटर होते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर
शेयर सबसे ज़्यादा करना है, ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट रहने वाला है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ मैक्सिमम इन, दो साउंड वेव है उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होगी, ये मैंने बहुत बार बताया है, रिपीट क्वेश्चन है। तो वो आपकी किस में होती है, वो सॉलिड के अंदर होगी, वो आपकी ठोस में होगी, और यहाँ पर सॉलिड क्या है, वो आपका स्टील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन जो यूपीटेट साइंस 2019 में पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट आने वाले यूपीटेट में देखने को मिलेंगे। फिर से बोल रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।